अब ये क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हमने डिस्कस किए थे। कुछ ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कारण हुए कि यहाँ पर कुछ खास लोगों के पास जमीन और साधन हो गए ज्यादा, और बड़ी आबादी जो है वो भूमिहीन हो गई और वो गरीब हो गई। ठीक है, अभी तुम्हारे सामने जो डेटा दे रहे हैं ये डेटा पूरे इंडिया का है, लेकिन अगर हम बिहार का डेटा देंगे तो वो इससे भी बुरी स्थिति है। ठीक है, पूरे इंडिया का डेटा क्या कहता है कि जो भारत के 50% गरीब लोग हैं उनका संसाधन में हिस्सा, यानी कि संपत्ति में हिस्सा, देश की संपत्ति में हिस्सा उनका था 12.29, 12.29। समझ रहे बात को? आबादी में हिस्सा 50, संपत्ति में हिस्सा 12%। ये स्थिति थी 61 से लेकर के 70 तक। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई? 11 से 20 में क्या स्थिति हो गई? आबादी 50%, संपत्ति 6%। जो टॉप 10% लोग हैं उनका संपत्ति था 43%, 10% थे मात्र, लेकिन संपत्ति उनके पास थी। अब उनके पास है, और 1% जो टॉप पर है, जो देश के टॉप 1% लोग हैं, उनकी संपत्ति पहले थी 11%, 10 गुना ज्यादा, अब हो गई 31%। आबादी 1% है, संपत्ति, अब तुम लोग समझ लो कौन लोग हैं, नाम लेने का जरूरत तो नहीं है, 2 नाम तो तुम सबसे पहले मुझसे बोलते हो। टॉप 1% जो है वो, अब देखो एक यहाँ पे समाज शास्त्र का सिंपल नियम है, अगर इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, अगर इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी, अगर कुछ खास लोगों के पास बहुत धन है, बहुत साधन है, और बड़ी आबादी बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल पिछड़ी हुई है, तो क्या होगा? डेवलपमेंट केवल नहीं रुकेगा, अपराध बढ़ जाएगा। अगर मेरे पास कुछ नहीं है, भूखे हैं, मर रहे हैं, और सामने वाले के पास जो है महल टाली है, तो हम क्या करेंगे? लूट लेंगे, छीन लेंगे। ये मेंटालिटी आएगी, ये कॉमन। मतलब आपको अगर इसको रोकना है तो आपको संसाधनों का बंटवारा जो है वो थोड़ा अच्छे से करना होगा। ऐसे तरीके अपनाइए जिससे हर कोई जो है वो संसाधन जिसके पास पहुंच सके। जैसे भारत को कहते हैं ना कि भारत जो है वो पिरामिड शेप में रहा है, सबसे ज्यादा आबादी जो है नीचे में है, सबसे कम लोग जो है ऊपर में है, उनके पास सबसे ज्यादा इनकम है, और सबसे कम इनकम वाले लोग सबसे ज्यादा हैं देश में। इस शेप को बदलने की जरूरत है। इसको ऐसा बनाइए, डायमंड शेप बनाइए, ट्रायंगल को क्या बनाइए? डायमंड बनाइए। भाई आप उल्टा नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा इनकम वाले ऊपर, ट्रायंगल लोग उलट सकता है क्या? ये उलटना संभव है कि सबसे ज्यादा लोग ऊपर में हो, सबसे ज्यादा कमाई वाले? मुश्किल है, लेकिन कम से कम ये तो पॉसिबल है कि मिडिल क्लास बढ़ जाए, मिडिल क्लास बड़ा हो जाए। तो ये इंडिया एस्पिरेशनल इंडिया है, और ये बिहार कौन सा? ये एस्पिरेशनल बिहार है। तुम सब लोग एस्पिरेशनल स्टूडेंट्स हो, क्योंकि तुम्हारा एस्पिरेशन हाई है। तुम्हारा एस्पिरेशन तुम्हारे गांव के, तुम्हारे जिला के स्कूल में पूरा नहीं हो रहा था, तुम लोग यहाँ आए। समझ रहे बात को? तो जो एस्पिरेशनल यूथ होगा वो कुछ ना कुछ आगे की तरक्की की बात करेगा। भारत को उस दिशा में जाने की जरूरत है। लेकिन बिहार में स्थिति क्या हुई? बिहार में स्थिति हो गई विपरीत। यहाँ पर आबादी का जो इनकम का इनइक्वालिटी था वो था ज्यादा, यानी कि जो 1% है वो सबसे ऊपर, और जो 50% है वो सबसे नीचे। और इसका परिणाम क्या होता है? अपराधीकरण। सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या हो गई? एक समय में अपहरण को उद्योग का दर्जा देने की डिमांड उठी कि थोड़ा सब्सिडी मिलना चाहिए, बहुत मेहनत लगता है बहुत मेहनत का काम है तो रंगदारी, अपहरण, अच्छा, जहां पर ये सब होगा वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, वहां पर ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब नहीं हो पाएगा। तो ये इसका बहुत प्रॉब्लम हुआ, इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता हुई बहुत ज़्यादा। और यूथ फोर्स जो है, आज बिहार का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है यहाँ का यूथ आबादी। मैंने कहा ना 12 करोड़ में से 8 करोड़ यूथ है। जहाँ पर इस तरह से यूथ ज़्यादा होंगे वो तो कमाल कर देगा। चाइना आज दुनिया में आगे निकला क्योंकि एक समय ऐसा आया कि चाइना में यूथ थे ज़्यादा और बूढ़े थे कम, तो चाइना ने क्रांति कर दी। आज वो स्थिति इंडिया के साथ है। भारत में आज युवाओं की आबादी है ज़्यादा और बुजुर्गों की और बच्चों की आबादी है कम। तो जिस देश में बुजुर्ग बच्चे कम होंगे, यूथ ज़्यादा होंगे, वही देश आगे बढ़ता है। इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड पीरियड। इंडिया का वो अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड पीरियड चल रहा है, जिसको कहते हैं कि एक वो गोल्डन पीरियड होता है। तो वो गोल्डन पीरियड में भी हम अगर पीछे रह गए तो फिर जब हमारे यहाँ बूढ़े ज़्यादा हो जाएंगे और बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे और युवा कम रहेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये गोल्डन पीरियड हमें, जैसे जापान की ग्रोथ रेट गिर गई है। क्यों गिर गई है? क्योंकि वहाँ पर अभी भी जापान की जो जीडीपी है वो बिहार से 20 गुना, प्रति व्यक्ति जीडीपी 20 गुना ज़्यादा है, 20 टाइम्स हमसे 20 गुना आगे है वो प्रति व्यक्ति। लेकिन अब उसका रफ्तार घट रहा है क्योंकि वहाँ पर बूढ़े ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ पर युवा जो हैं वो कम हो गए हैं। हाँ, लेकिन बिहार में स्थिति विपरीत है। सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? यूथ की। यही यूथ बिहार को आगे
मिल जा सकता है। लेकिन अगर इस यूथ को काम नहीं मिलेगा, इसको हुनर नहीं मिलेगा, स्किल नहीं मिलेगा, नॉलेज नहीं मिलेगा, हायर एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो ये किधर चला जाएगा? अपराध में। ये हमारा एसेट बनेगा कि ये हमारा लाइबिलिटी बनेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और तुम लोग अपने परिवार के एसेट हो कि लाइबिलिटी हो, ये तो प्रूफ होना बाकी है। ये तो प्रूफ होना बाकी है। जिस तरह से तुम लोग एब्सेंट होते हो, बहुत संभावना है कि माँ बाप सोचेंगे क्या करें, बेटा को पढ़ाए भी, ये भी किए, वो भी किए, कोई लड़कियों ना मिलेगा अब तो इसके लिए। कोई ये घर में डिस्कशन हो सकता है, कब तक तुम्हारे पापा तुमको खाना खिलाएंगे? कभी कोई सोचा करो इस बारे में। तो क्राइम और लॉलेसनेस जब रहता है तब वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो सकता है। ये फिगर आप लोग देख रहे हैं, डेटा आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में किडनैपिंग, और वैसे एक फैक्ट ये भी है कि अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि फिगर बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका कारण ये है कि अब रिपोर्टिंग जो हो रही है वो हो रही है ज़्यादा। पहले कई बार जो लोग अपराध का पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कराते थे, अब कानून का राजा आया है तो रिपोर्टिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। लेकिन अपराध जो बढ़ा, अपराध को बढ़ाने में संरक्षण किसने दिया? पॉलिटिक्स ने दिया। और यहाँ पर आप देखिए कि 40 सांसद होते हैं बिहार से, 40 में से 32 पे क्रिमिनल केस है। ठीक है, ये स्थिति है हमारी। अपराधियों को हम लोग वोट देते हैं, और 28 ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है, यानी मर्डर या रेप, समझ रहे हैं, गंभीर आरोप, छोटा मोटा अपराध नहीं। बद अच्छा माने कि बिहार उतना बुरा नहीं है जितना बदनाम। तुम्हारी बात को मैं खुद ही कह रहा हूं, लेकिन ये बदनामी का हम लोग को बुरा प्रभाव झेलना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्या जो निवेश करने वाला व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा कि भाई वहां पर फैक्ट्री में ठीक से जा आ भी सकते हैं क्या? हाँ, या वहां जाए बिना संभालेंगे कैसे? या वहां पर फैक्ट्री में रंगदारी मांगेगा, लेवी लगाएगा तो क्या होगा? क्या 162 MLO पे क्रिमिनल चार्ज है 243 सीट में, 243 में 162। दिस इज वेरी पुअर सिनेरियो। और अगर क्राइम और पॉलिटिक्स इतना जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन इसके लिए पॉलिटिशियन दोषी है कि नहीं दोषी है? उससे ज्यादा दोषी पब्लिक है। आप उसको जिताया किसने इनको? आपको फर्क पड़ता है कि आपका जो नेता है उस पर क्रिमिनल चार्ज है, मर्डर चार्ज है? कोई फर्क पड़ता है? हाँ, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिला का कहानी देख लो। हाँ, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, सबका कहानी देख लो। आपको फर्क पड़ता है कि आपका MP जो है वो उसका क्या हिस्ट्री है? और आप उन अपराधियों को जिताए हैं, ये स्थिति बनी है, और फिर आप कहते हैं कि बिहार में अपराधी राज है। लेकिन फिर भी जितना बदनामी है वो ज़्यादा है, क्राइम दूसरे स्टेट्स में भी है, और अब तो बिहार में क्राइम को बहुत कंट्रोल किया गया है, बहुत कंट्रोल किया गया है। इसलिए अगर वो कहता है कि बिहार में क्राइम के कारण इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो फिर कहीं नहीं कर सकते हो इंडिया में। जितना क्राइम बिहार में है उतना ही क्राइम बाहर भी है, दूसरे राज्यों में भी है। ऐसा क्राइम खत्म हो जाएगा इंडिया में क्या, वर्ल्ड में कहीं भी, अमेरिका में भी क्राइम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बदनामी जो इतनी हो गई है, तो कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, और सरकार बदल जाए मगर जंगल राज का बह न जाए। ठीक है, वो आज तक जंगल राज चिपक गया बिहार से, इसको हटा के फेंकना होगा।